नमस्कार, मैं हूं रचना सिंह और आप देख रहे हैं हमारा फोन इन लाइव प्रोग्राम हेलो डॉक्टर। दर्शकों, इस कार्यक्रम के माध्यम से लगातार हमारी ये कोशिश होती है कि हम आपकी सीधी बातचीत आपके विशेषज्ञ से करवा दें, यानी आपकी समस्याओं का हल आप सीधे जान सकते हैं अपने विशेषज्ञ के माध्यम से यहीं पर। तो अभी आप हमें कॉल कीजिए। कॉल करने के लिए हमारा टोल फ्री नंबर नोट कर लीजिए। नंबर है 1800-3456-171। नंबर एक बार फिर से मैं दोहरा देती हूँ, हमारा टोल फ्री नंबर है 1800-3456-171। ये नंबर लगातार आपके टेलीविजन स्क्रीन पर फ्लैश कर रहा होगा, तो वहां से देख करके भी आप हमें कॉल कर सकते हैं। और अब आते हैं विषय पर। विषय बहुत खास है और विषय बहुत कॉमन है। जी हाँ, कहते हैं एक्ने इज द मोस्ट कॉमन स्किन डिसऑर्डर अक्रॉस द वर्ल्ड, यानी पूरी दुनिया में ये एक ऐसी समस्या है जो हर जगह पे है। और इसी विषय पर आज हम बात करने वाले हैं, क्योंकि आज के समय में जो टीनेजर्स हैं या फिर जो प्रौढ़ हैं, जो एडल्ट हैं, या जो उसके बाद वाला भी जो आयु वर्ग है, वो हर कोई ये चाहता है कि वो सुंदर दिखे, आकर्षक दिखे। और कहीं से भी अगर एक पिंपल यानी एक मुहासा पॉपअप कर जाता है तो ये दुख का कारण बन जाता है कि आज तो पार्टी में जाना था, लेकिन सिर्फ एक पिंपल की वजह से आज हम अच्छे नहीं लग रहे हैं। पिंपल यानी मुहासे ये क्यों होते हैं, अलग अलग आयु वर्ग में ये होते हैं, और इनके होने का मुख्य कारण क्या है, कैसे इसका समुचित उपचार या इलाज संभव है जो कि आप करा सकते हैं, फर्स्ट कंसल्टेशन कब लेना चाहिए, ये सब कुछ हम अपने डॉक्टर से आज इस माध्यम से समझने वाले हैं। और आइए अपने विशेषज्ञ से आपका परिचय करा दें। हाँ, आज हमारे साथ हमारे स्टूडियोज में जुड़ रहे हैं डॉक्टर पुनकेश कुमार, जो कंसल्टेंट डर्मेटोलॉजिस्ट हैं। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे कार्यक्रम में। मैं आपके सभी दर्शकों का अभिवादन करता हूं। जी सर, कहते हैं कि स्किन जो है वो लार्जेस्ट ऑर्गन है हमारी बॉडी में, और एक्ने जो है यानी मुहासा ये सबसे कॉमन प्रॉब्लम है। तो हम इसी को एड्रेस करना चाहते हैं कि मुहासा होने के कारण क्या हैं, ये क्यों होता है और कितने प्रकार के होते हैं ये। जैसा कि आपने बताया कि स्किन सबसे लार्जेस्ट ऑर्गन है एंड इट इज़ द फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस, मतलब ये हमारे शरीर का सबसे पहला प्रतिरोधक ऑर्गन भी है। अच्छा जी। मुहासे के होने के पीछे जो सबसे प्रमुख कारण है कि हमारे चेहरे और हमारे अपर पार्ट ऑफ बॉडी में रोम छिद्र होते हैं, या जिसे हमें सेबेसियस ग्लैंड कहते हैं। अच्छा। वो ग्लैंड में ब्लॉकेज हो जाना, या जो हमारा सीबम सिक्रेशन है वो हाई हो जाना, या पी एक्ने नाम का एक बैक्टीरिया होता है, उसके हाइपर प्रोडक्शन की वजह से हमारे चेहरे में पिंपल्स होता है। अच्छा। एक और बात जानना चाहते हैं सर कि ये सबसे आम है, और अगर हम इसको एज वाइज अब थोड़ा समझने की कोशिश करें, जैसे ही कोई टीनेज में आता है तो उसको मुहासे होने शुरू होते हैं और कहते हैं कि ये तो बहुत कॉमन है और थोड़े दिन में ठीक हो जाएगा। लेकिन हम थोड़ा फर्स्ट कंसल्टेशन के बारे में भी जानना चाहते हैं कि कब हमको इसको एड्रेस करना चाहिए। देखिए, मेडिकल साइंस के हिसाब से हम लोग मुहासों को दो हिस्सों में बांटते हैं, एक फिजियोलॉजिकल एक्ने, एक पैथोलॉजिकल एक्ने। फिजियोलॉजिकल एक्ने मतलब सामान्य एक दो पिंपल्स जो टीनेज में हल्की से हार्मोनल बदलाव, चेहरे का ध्यान नहीं रखने से हो जाता है। अगर वो दाग नहीं छोड़ रहा है, बड़े बड़े घाव नहीं हो रहे हैं, चेहरे पर गड्ढे नहीं पड़ रहे हैं, और नॉर्मल फेस वॉश करने से या चेहरे को साफ रखने से वो खुद ब खुद चले जा रहा है, तो उसको हम लोग फिजियोलॉजिकल एक्ने कहते हैं। उसके लिए आपको डॉक्टर की सलाह लेने की ज़रूरत नहीं है, घर पे आप सामान्य रख रखाव से उसे आप ठीक कर सकते हैं। बट अगर इनके बावजूद भी वो लगातार आ रहे हैं, बड़े आ रहे हैं, पेनफुल आ रहे हैं, चेहरे पे गड्ढे हो रहे हैं, दाग हो रहे हैं, तब आपको डॉक्टर की सलाह लेनी चाहिए। जी सर, हम आपको यहाँ रोकना चाहेंगे। उत्तर प्रदेश से हमारे साथ एक कॉलर जुड़ रहे हैं टेलीफोन लाइन पर। हेलो हेलो हेलो। हाँ, मेरा नाम है नंद स्वरूप। जी नमस्कार, स्वागत है आपका। कृपया अपना सवाल पूछिए। किशोरावस्था आती है तो और कृपया आप अपने टेलीविजन का साउंड थोड़ा कम कर दीजिए, ताकि क्या करना चाहिए हमारे विशेषज्ञ आपके सवाल को ज्यादा बेहतर तरीके से सुनकर उसका अच्छे से जवाब दे पाए। अच्छा, दूसरी चीज, एक चीज और मैं जानना चाहता हूँ, जो महिलाएं खूबसूरती बढ़ाने के लिए बिंदिया लगाती हैं, तो उन माथे पे चकत्ते पर जाते, सफेद चकत्ते आ जाते, आपकी आवाज तो हम तक नहीं आ पा क्या रही करना है, चाहिए? तो हम लगातार आपके साथ बने हुए हैं। जी, हम ये थोड़ा और आपसे समझना चाहते हैं सर कि क्या कोई अनुवांशिक कारण भी इसका होता है? पिंपल्स या मुहासे के पीछे कुछ जीन उत्तरदायी होते हैं, खासकर अच्छा। उस केस में जिस केस में बड़े बड़े पिंपल्स आ रहे हैं, उसमें माता या पिता के तरफ से जो हम जीन कैरी करते हैं, हाँ
वो होते हैं। अच्छा। खासकर जो बड़े गड्ढे वाले दाने होते हैं उसके पीछे सम जेनेटिक फैक्टर्स दे। बिल्कुल। और एक और बहुत कॉमन समस्या है सर आज के समय में, जिसको हम कहते हैं तनाव और नींद की समस्या। तो क्या इसके वजह से भी पिंपल होने के चांसेस बढ़ जाते हैं? देखिए, मेडिकल साइंस के हिसाब से तनाव तो हर रोगों को बढ़ाने में कारगर है, और पिंपल्स में हाँ बिल्कुल, क्योंकि तनाव से कुछ हमारे शरीर में जो हार्मोन्स है जिसमें कोर्टिसोल या और भी इन्फ्लामेटरी मेडिएटर से वो जनरेट करते हैं, वो हमारे पिंपल्स को और बिगाड़ते हैं। अच्छा। दूसरी बात है कि नींद, अगर आप प्रॉपर तरीके से स्लीप नहीं लेंगे तो जो हमारा शरीर रेस्ट पे जाता है तो स्किन भी हमारा रेस्ट पे जाता है, तो स्किन अपने बैरियर फंक्शन को ढंग से नहीं कर पाता है। तो तनाव और नींद का कम लेना हमारे लिए पिंपल्स में इस तरीके से नेगेटिव प्रभाव डालता है। अच्छा, जी जी। सर, हार्मोनल चेंजेस की बात हम कई बार सुनते हैं कि हार्मोनल इश्यूज की वजह से, जैसे हमने कहा कि किशोरावस्था में भी हार्मोनल इश्यूज होते हैं, तो क्या ये हार्मोनल इश्यूज अलग अलग आयु वर्ग को हो सकते हैं? देखिए, जहाँ तक हार्मोनल इम्बैलेंस की बात की, हार्मोन हमारे दो तरह से काम करते हैं। एक जैसे मैंने पहले बताया कि एक फिजियोलॉजिकल एक है, एक पैथोलॉजिकल एक है। जैसे बच्चे टीन एज से एडल्टहुड में करते हैं तो उनके हार्मोन में कुछ बदलाव आते हैं, वो नॉर्मल है, उनकी वजह से थोड़ा बहुत पिंपल्स आता है और वो शांत हो जाता है। बट अगर हमारा वो हार्मोन, खासकर मेल सेक्स हार्मोन, अगर उसकी हाइपर एक्टिविटी हो या वो हाइपर सिक्रेशन पे हो, तब केवल पिंपल्स ही नहीं है, उसके साथ साथ अलग अलग बीमारियों को भी वो देता है, जिसे हम लोग सामान्य डॉक्टर भाषा में कई बार PCOS कहते हैं। अच्छा जी। जो उसके लिए हमारा सबसे उत्तरदायी हार्मोन इट इज मेल सेक्स हार्मोन। तो हाँ, हार्मोन फिजियोलॉजिकल और पैथोलॉजिकल एक नहीं, दोनों पर प्रभाव डालता है। जी जी। एक और बात समझना चाहते हैं सर कि मुहासों की देखभाल कैसे करें, और कैसे त्वचा की एक बेसिक देखभाल हम कैसे करें, जो आजकल स्किन केयर बहुत पॉपुलर एक टर्म चल गया है, तो एक बेसिक स्किन केयर कैसा होना चाहिए? देखिए, जैसे आप अपने शरीर के सारे अंगों को देखते हैं, आप बोलिएगा कि लीवर किडनी कैसे, नहीं, आप देखते हैं उनको उसके हिसाब से आपको रखना है। बिल्कुल बिल्कुल। तो त्वचा में जो मैं हमेशा कहता हूँ, अपने मरीजों को भी कहता हूँ कि सबसे पहले आप जितने स्वस्थ रहेंगे आपकी स्किन उतनी अच्छी रहेगी। तो एक तो पहले इंटरनल हेल्थ, आप अच्छा खाएं, हेल्दी खाएं, जंक फूड नहीं ले, खूब सारा पानी पिए, स्किन ग्लो करेगी। दूसरा, नॉर्मल क्लींजर से स्किन को हमेशा साफ कीजिए, कभी भी जो है उसको स्क्रब नहीं करें। ये नहीं समझना है कि स्किन को हम स्क्रब करेंगे तो चमकेगा, बिल्कुल नहीं। दूसरी बात क्या है, ज़्यादा भी नहीं धोना है, ज़्यादा धोने से जो हमारा नॉर्मल लिपिड लेयर है वो चला जाएगा, डैमेज हो जाएगा। तो आप सामान्यतः 2 बार नॉर्मल फेस वॉश करें, खूब सारा पानी पिए, अच्छी नींद ले, तनाव कम ले। जहाँ तक स्किन के रूटीन की बात आ गई है, हाँ अब तो सोशल मीडिया का ज़माना है, तो एज ए डॉक्टर हम हमेशा सलाह देंगे एक अच्छा सा ऑयल फ्री मॉइस्चराइजर, एक अच्छा सा जेल विद सनस्क्रीन और एक अच्छा सा माइल्ड क्लींजर, ये 3 सफिशिएंट है आपके बेसिक नीड के लिए। यानी इसके अलावा कुछ और करने की जरूरत? इसके अलावा अकॉर्डिंग टू नीड, आपको क्या नीड है। अच्छा। जैसे सपोज आज के ज़माने में एक्टिव इंग्रेडिएंट यूज हो रहे हैं, वो कुछ एक्शन करते हैं। अब मुझे मुहासों को ठीक करना, मैं पिगमेंट्री वाला चीज़ लगा लूँ तो वो फिर ठीक नहीं रहेगा। तो बेसिक स्किन केयर करने के बाद आप नॉर्मल एक लाइट वेट मॉइस्चराइजर रात में लगा के सो सकते हैं। ये सबसे अच्छा मेथड है जिसमें आपको किसी भी डॉक्टरी सलाह की ज़रूरत नहीं है। जी। और ये कब से शुरू कर देना चाहिए सर? हाँ, ये बहुत अच्छी बात है कि हमें स्किन केयर कब से शुरू करना चाहिए। देखिए, हम हमेशा कहते हैं स्किन केयर आपके जन्म के साथ शुरू हो जाता है। पहले जो माताएं तेल लगाती थे, इट्स ए स्किन केयर। बट अब क्या है कि वो प्योर नारियल तेल आपको नहीं मिलेगा जी। तो अभी जो बच्चों के लिए जेंटल मॉइस्चराइजर होता है, आप मॉइस्चराइजर स्टार्ट कर दीजिए। बच्चे के साथ मॉइस्चराइजर तो यूज होता है। दूसरा, सनस्क्रीन, हम लोग कहते हैं 6 मंथ के बाद से आप फिजियोलॉजिकल या फिजिकल सनस्क्रीन का इस्तेमाल करें। बट अगर आपको ऐसा लगता है कि नहीं कुछ दिन तक बच्चों को हम रख सकते हैं अंदर, तो मुझे लगता है कि वैसे बच्चे जो स्कूल जाते हैं, जो ज़्यादा धूप में जाते हैं, तो आप सनस्क्रीन का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो फर्स्ट इज मॉइस्चराइजर राइट फ्रॉम बर्थ, देन कुछ दिनों के बाद जब आप आउटडोर एक्टिविटी कर रहे हैं, देन अप्लाई सनस्क्रीन। उसके बाद मुझे लगता है जब टीन एज में आ रहे हैं, तब आपकी जो नीड आ रही है, पिंपल्स हो रहा है, पिगमेंटेशन हो रहा है, तो अकॉर्डिंग टू चेंज आप अपने इंग्रेडिएंट को चूजिए, या आप किसी अपने नज़दीकी डॉक्टर से एक बार सलाह ले लें। ये मुझे लगता है सबसे अच्छा अप्रोच रहेगा। हाँ, जो कि लोग नहीं करते हैं। जो कि लोग नहीं करते वो समस्या जब हो जाती है तब वो समस्या बढ़ जाती है, लेकर पहुंचते हैं। जी। एक और बात समझना चाहते हैं सर कि जब
एक आध एक्ने की जब समस्या होती है तो लगता है कि उसको फोड़ दे, या बहुत अंदर से एक बहुत रहता है कि अच्छा इसको फोड़ देते हैं। हाँ, वो अंदर से एक इच्छा होती रहती है, पता नहीं वो स्टेबली है या क्या है, वो जो हमेशा आपको प्रोवोक करते रहता है। तो उसके बारे में थोड़ा बताइए, खास करके जिन लोगों को एक्टिव एक्ने की प्रॉब्लम है। हमेशा मैं अपने मरीजों को बोलता हूं, नेवर मर्डर योर पिंपल्स। कभी भी अपने पिंपल्स को फोड़िए नहीं। ये ऐसी बात हो गई, सर दर्द हो रहा है हम सर को तोड़ दे। अगर एक तो पिंपल्स हो रहा है, सबसे अच्छा तरीका है आइस लीजिए, उसको अच्छे से कॉटन के कपड़े में करके 2 से 3 बार उसको आइस कंप्रेस कर दीजिए, वो बैठ जाएगा। अगर ठंड आ गई है, गर्म कपड़े से सेक दीजिए, पिंपल्स बिल्कुल डिस्टर्ब नहीं करेगा। लेकिन वंस अगर आप उसको फोड़ देते हैं, वो पिगमेंटेशन छोड़ेगा, वो स्कार छोड़ेगा। तो कभी भी अपने पिंपल्स को पिक नहीं कीजिए, ये हमारे लिए कॉम्प्लिकेशन आ जाता है। तो हम लोग हमेशा अपने पेशेंट को बोलते हैं कभी अपने पिंपल्स को नहीं छुइए, जस्ट आइस कंप्रेस इट। जी जी। अब थोड़ा घरेलू नुस्खों पे भी चलते हैं कि बेसन लगा लेते हैं, दही लगा लेते हैं। आजकल एक्ने पे लोग कहते हैं टूथपेस्ट लगा लीजिए, बहुत सारे, या लेमन भी कई बार लोग नींबू भी लगा लेते हैं। इनसे कितना बचना चाहिए, और एज ए डर्मेट आप क्या सजेस्ट करते हैं? एज ए डर्मेट, एज ए डॉक्टर हम हमेशा कहते हैं घर पे हमेशा प्रिवेंशन होता है, ट्रीटमेंट नहीं होता है। अच्छा, हाँ। घरेलू चीज़ों को आप बीमारियों को प्रिवेंट करने में यूज कीजिए, न कि इलाज में। तो प्रिवेंशन करना एक्ने का, आप अच्छा खाएं, आप हेल्दी डाइट लें, प्रॉपर नींद ले, खूब सारा पानी पिए। आप बिलीव मानिए आपके सारे नुस्खों से ये बेटर काम करेगा। हमेशा बीमारी का इलाज आप घरेलू चीज़ों से नहीं कर सकते हैं। बिलीव मानिए कि कई बार जो सपोज एक्टिव इंग्रेडिएंट है किसी मॉलिक्यूल, सपोज हल्दी से हम ले रहे हैं, उसका कुछ केमिकल गुण है, सीधा आप उसको लगाएंगे तो कई बार स्किन को इरिटेट कर सकता है। और हमारे पास मरीज आते हैं अपने स्किन को इरिटेट करके। तो स्किन को बेसिक केयर करना है, इलाज नहीं करना है। तो नुस्खों का उपयोग ना करें तो बेहतर रहेगा। कुछ भी नहीं लगाएं सर? मीन्स क्या? जैसे दही, बेसन और इस तरीके की दही खाइए, बहुत अच्छी चीज है। अच्छा, चेहरे पे मत लगाइए। चेहरे पे मतलब बेसन खाइए। दही में लैक्टिक एसिड मिलता है। लैक्टिक एसिड आपकी स्किन के ग्लो के लिए है, ये माना हुआ केमिकल। हम लोग यूज करते हैं लैक्टिक पिल को चेहरे पर, बट लैक्टिक एसिड पिंपल्स को बढ़ाता है। लैक्टिक पिल हम लोग कभी भी एक्ने के पेशेंट पे नहीं करते, हम लोग सैलिसाइलिक पिल करते हैं, हम लोग ग्लाइकोलिक पिल करते हैं। तो समझना होगा कि एक्टिव मॉलिक्यूल्स का इस्तेमाल आपको कब करना है। जी जी। थोड़ा आप सनस्क्रीन पर भी जानना चाहते हैं सर कि क्या एक्ने पर डायरेक्टली सनस्क्रीन हम लगा सकते हैं या नहीं लगा सकते हैं? देखिए, इस पे 2 स्कूल का थॉट है। मतलब पुराने ज़माने में जो हमारे डर्मेटोलॉजिस्ट मानते थे कि पिंपल्स को सनस्क्रीन बढ़ाता है। अच्छा। तो पुराने मॉलिक्यूल में कुछ ऐसे इंग्रेडिएंट होते थे पुराने सनस्क्रीन पे जो पिंपल्स को बढ़ाते थे। बट न्यूअर जनरेशन के जो सनस्क्रीन, खासकर जो जेल बेस्ड और ट्रांसपेरेंट सनस्क्रीन आ रहा है, आप उनको ज़रूर लगाएं। वो आपके पिंपल्स में बिल्कुल नेगेटिव इफेक्ट नहीं डालते हैं। दूसरी बात कि जो पिगमेंटेशन हो रहा है पिंपल्स की वजह से, उसको प्रिवेंट करता है। तो हाँ, लगाना है, बट जेल बेस्ड या ट्रांसपेरेंट सनस्क्रीन। ठीक है जी। सर, एक टर्म बहुत आज के समय में पॉपुलर है जिसको हम रेटिनॉल या रेटिनॉइड वगैरह कहते हैं। ज़रा इसके डिफरेंस को समझाइए, और कब से इसका इस्तेमाल आप कर सकते हैं, या क्या डर्मेट से पूछे बिना हम इसका इस्तेमाल कर सकते हैं? ये बहुत बढ़िया सवाल है। पहले हमें समझना होगा रेटिनॉल, रेटिनॉइड्स ये है क्या। एक्चुअल में ये एक बहुत अच्छी दवा है पिंपल्स के लिए, जिसको हम लोग ट्रेटिनोइन ग्रुप कहते हैं। ओरल में हम लोग जब भी हमारा सबसे खराब पिंपल्स है, हम लोग इसको यूज करते हैं। और ये कहाँ से मिलता है? ये विटामिन ए डेरिवेटिव्स है। अच्छा। रेटिनोइड्स ओरल का इस्तेमाल बिना डॉक्टर के सलाह के बिल्कुल ना करें। ये कैटेगरी एक्स ड्रग है, कई बार ये सीरियस साइड इफेक्ट्स देते हैं। तो कभी भी आप बिना डर्मेटोलॉजिस्ट के इंटरनेट को देख के ना करें। इससे बच्चों में कई बार बर्थ डिफेक्ट्स होते हैं, या हमारे ट्राइग्लिसराइड को ये बढ़ाता है। तो ये एक सेफ ड्रग नहीं है खुद के कंज्यूमर के लिए। कैटेगरी एक्स, गवर्नमेंट के हिसाब से ये बिकना भी नहीं चाहिए विदाउट प्रिस्क्रिप्शन। अब आ जाते हैं इसके टॉपिकल फॉर्म में। इसका टॉपिकल फॉर्म या लगाने फॉर्म में 3 फॉर्म है, रेटिनॉइड्स, रेटिनॉल और रेटिनल। रेटिनॉइड्स भी एक प्रिस्क्रिप्शन ड्रग है। इसमें भी अलग अलग जनरेशन है, और कुछ जनरेशन कैटेगरी एक्स है। इवन ये टॉपिकल है, मतलब अगर ये कोई प्रेग्नेंट लेडी लगा भी ले तब भी बच्चों में सीरियस बर्थ डिफेक्ट हो सकता है। ये भी एक प्रिस्क्रिप्शन ड्रग है। इसका भी प्रयोग आप बिना डॉक्टर के सलाह के ना करें। अब आ जाते हैं हम 2 मॉलिक्यूल और उसके, रेटिनॉल और रेटिनल। रेटिनॉल बहुत फेमस है। ये एक वीकर मॉलिक्यूल है रेटिनॉइड्स का।
इसको आप OTC में ले सकते हैं, आप यूज कर सकते हैं, बट प्रेगनेंसी में इसका भी इस्तेमाल सेफ नहीं है। तो हाँ, उन समय में छोड़ करके आप नॉर्मली बिना डॉक्टर के सलाह का यूज कर सकते हैं। रेटिनल इससे थोड़ा स्ट्रॉन्ग माना जा रहा है, बट चूंकि स्टिल ये स्ट्रॉन्ग मॉलिक्यूल है तो हम हमेशा बोलेंगे नहीं, आप डॉक्टर की सलाह से ही इसे लगाएं, क्योंकि साइड इफेक्ट से बचने के लिए बेहतर है कि आप एक बार डॉक्टर से मिल लें। चूँकि सर इंडिया में ओवर द काउंटर मेडिसिन लेने की जो एक प्रथा है, एक प्रचलन है, जिसमें इस तरह टॉपिकल लेने में तो कोई संकोच भी नहीं करता है, उसे लगता है कि ये तो ऊपर से लगा रहे हैं, खा तो नहीं रहे हैं, तो इसका कोई इफेक्ट नहीं होगा। तो सर जैसा कि बता रहे हैं, आपको इस बात का ख्याल रखना है कि टॉपिकल कहने का मतलब चेहरे पर अगर आप कोई ऑइंटमेंट या क्रीम भी लगा रहे हैं तो वो भी आपको नहीं लगाना है बिना डॉक्टर के परामर्श के। अब समझना चाहते हैं सर कि मुहासों का इलाज कैसे आप लोग करते हैं, और अगर एक्टिव एक्ने लेकर कोई आपके पास पहुँचता है तब इलाज कैसे करते हैं, और अगर स्कार्स हैं तो उसे कैसे डील करते हैं? देखिए, एक्टिव अगर कोई एक्ने लेके आ रहा है तो डेफिनेटली डॉक्टर के पास इंडिया में तभी आता है जब खूब सारा बढ़ गया या वो कोई कॉम्प्लिकेशंस दे रहा है। कॉम्प्लिकेशंस मतलब दाग, गड्ढे या कुछ और भी हमें दिख रहा है। तो एक्ने के इलाज को हम लोग 3 कैटेगरी में बांटते हैं। टॉपिकल्स मतलब हम लोग पहले लगाने वाली क्रीम से, अगर माइल्ड टू मॉडरेट एक्ने है, 2-4 दाने हो रहे हैं, रेगुलर आ रहे हैं, तो अब हम लोग उसको टॉपिकल्स से यूज करते हैं। उसमें कुछ टॉपिकल्स क्रीम जो प्रिस्क्रिप्शन बेस्ड है हम लोग यूज करते हैं। ठीक है। सेकेंड कैटेगरी में जब उससे काम नहीं चल रहा है या ग्रेड 3 ग्रेड 4 एक्ने हमें मिल रहा है, बड़े बड़े दाने निकल रहे हैं, उसमें बड़े बड़े घाव, पस वगैरह आ जा रहा है, तब हम लोग कुछ ओरल एंटीबायोटिक्स या हम लोग जैसा मैंने बताया आइसोट्रोटोन का हम यूज करते हैं। ठीक है। और तीसरा कैटेगरी ट्रीटमेंट में आ जाता है जिसमें हम लोग किसी जो ट्रीटमेंट है उसका इस्तेमाल करते हैं, जैसे केमिकल पील्स, लेज़र, माइक्रोडर्माब्रेजन या माइक्रोनीडलिंग। तो वो हम तब इस्तेमाल करते हैं जब पिंपल से हमें कॉम्प्लिकेशंस मिल रहा है, जैसे गड्ढे हो रहे हैं, दाग पड़ रहा है, तब हम लोग केमिकल पील, लेज़र का इस्तेमाल करते हैं। जहाँ तक रह गया गड्ढे और दाग की बात, तो मैंने पहले भी बताया प्रिवेंशन इज़ ऑलवेज बेटर देन क्योर। मुहासे के गड्ढों को होने ही नहीं दीजिए। जब लग रहा है कि मुहासा हो रहा है और गड्ढा कर रहा है, ये 1-2 गड्ढा हो गया, जाइए अपने नज़दीकी डॉक्टर से मिलिए, उन गड्ढों उन पिंपल्स का इलाज करवाइए ताकि वो गड्ढे नहीं पड़े। फिर भी अगर गड्ढे हो जाते हैं तो गड्ढों के साथ एक बहुत अच्छी बात है, स्कार नेवर हील, स्कार कभी नहीं जाते। हम लोग स्कार को हमेशा इम्प्रूव और बेटर करते हैं। अच्छा। और आजकल बहुत लेटेस्ट टेक्नोलॉजी आ गई है, इस टेंड्स टू नॉर्मल हम लोग पहुँचा देते हैं। इसमें बहुत सारे फ्रैक्शन लेज़र, MNRF, केमिकल पील है। अच्छा। जिसका इस्तेमाल एक जो क्वालिफाइड डर्मेटोलॉजिस्ट है वो करते हैं, और उनके पास ही जाके आप पेशेंट को करवाना चाहिए ताकि उनका कोई निगेटिव प्रभाव ना पड़े। कितना वक्त लगता है इससे? क्योंकि कई बार बहुत पेशेंट इम्पेशेंट होकर के आते हैं मुहासे लेकर, जब आते हैं मुहासे या गड्ढे। मुहासे में अगर ग्रेड 3 या ग्रेड 4 है, पेशेंस रखना होगा आपको 3 to 6 मंथ, क्योंकि केवल मुहासे आपको बाहर दिख रहे हैं, जो अंदर हार्मोन्स इसको बढ़ा रहे हैं उसको ठीक करने में समय लगता है। तो आपको समय देना है ताकि इन फ्यूचर भी बार बार मुहासे ना आए। तो आपके जो डॉक्टर आपसे समय मांग रहे हैं, कृपया वो समय उन्हें दें, पहली बात है। और कोई भी दिक्कत लग रहा है आप अपने डॉक्टर से पूछिए, डॉक्टर ये कैसे कैसे हो रहा है, डॉक्टर आपको बताएंगे। गड्ढों के भी इलाज में मुझे लगता है कि 3 to 6 मंथ लग जाता है। तो मान के चलिए कि 6 मंथ हम जरूर लेंगे। जी, जी। खासकर बड़े मुहासों में। जैसे सर आप ट्रेटिनॉइन जो आप जिस मेडिसिन की बात कर रहे हैं, या और भी जो चीज़ों का हम जिक्र कर रहे हैं, तो क्या इन दवाइयों को लेने का कोई साइड इफेक्ट होता है, या इन दवाइयों को लेने के दौरान किसी खास चीज़ का ख्याल रखना है कि कुछ चीज़ें हैं जो आपको नहीं करनी है इस दौरान? देखिए, सबसे पहले जो भी प्रिस्क्रिप्शन ड्रग है बिना डॉक्टर सलाह की नहीं ले। ठीक है। कोई भी ड्रग, इवन एक सिंपल पैरासीटामोल जबकि OTC बिकता है, इट कैन कॉज साइड इफेक्ट, बट क्या वो डॉक्टर बोलते हैं 2-3 फीवर आप ले सकते हैं, तो वो हम लोग मास के लिए उसको अलाउ किए हुए हैं। बट कुछ ड्रग की कैटेगरी अलग होती है। पिंपल्स हमेशा की जो दवाएं हो कैटेगरी X या कैटेगरी C ड्रग्स में आती है, तो बिना डॉक्टर की सलाह के तो पहले आप इस्तेमाल ना करें। डॉक्टर आपको देख के देंगे कि उसके साइड इफ़ेक्ट हैं नहीं हैं, कैसे वो प्रिवेंट कर सकते हैं, वो आपके डॉक्टर भली भांति समझते हैं। और मुझे लगता है कि डॉक्टर के अगर हाथ में आप अच्छे ढंग से उसको आप उनकी बातों को माने तो हाँ, साइड इफ़ेक्ट मिनिमाइज हम लोग कर सकते हैं, 0 तो नहीं कर सकते हैं, बट हाँ सीरियस साइड इफेक्ट इट्स रेयर। नॉर्मल साइड इफेक्ट आराम से मैनेजेबल होता है। नॉर्मल साइड इफेक्ट जैसे पिंपल्स की दवाओं के बारे में बता देते हैं, वो ड्राइनेस करते हैं, इरिटेशन करते हैं, कई बार ओरल मेडिसिन से लिप सूखते हैं। तो ये आप अपने डॉक्टर से बात करेंगे तो आपको वो निदान बता देंगे कि कैसे इससे आप
छुटकारा पा सकें। जी सर, अब हम बात थोड़ा पुरुषों की भी करना चाहते हैं। एक्ने की चर्चा होती है तो जनरली हम महिलाओं की खूब चर्चा करते हैं, थोड़ा पुरुषों की बात भी करना चाहते हैं कि अगर उन्हें इस तरीके की कोई समस्या हो रही है तो क्या ये सेम है, रीज़न सेम होगा या इनमें कुछ और अलग तरीके से ये समस्या आती है? पहले ही मैंने बताया कि पहले दिस इज नॉट अ जेंडर स्पेसिफिक डिजीज, ये पुरुषों और महिलाओं दोनों को होता है। प्लस इसके लिए जो उत्तरदायी है इट्स अ मेल सेक्स हार्मोन, इट्स मेल टेस्टोस्टेरोन जो पिंपल्स लाता, तो हाँ पुरुषों को होता। और अगर किसी पुरुषों में जेनेटिकली ससेप्टेबल है तो महिलाओं से ज़्यादा खराब हम लोग पिंपल्स देखते हैं। तो पुरुषों में कई बार पिंपल्स हम लोग को बैक में और उनका कुछ विकृत रूप कुछ जेनेटिकली जो हमें आर्मपिट वगैरह मिलते हैं तो वो सीरियस बीमारी में काउंट की जाती है, तो उनके लिए आपको डॉक्टर सलाह ज़रूर लेनी चाहिए। तो वैसे कोई भी पिंपल्स जो नॉर्मल वॉश से या नॉर्मल तरीक़ों से नहीं जा रहा है या नॉर्मल टाइम पे नहीं जा रहा है तो आप उनके लिए जाकर के डॉक्टरी सलाह लें, खुद से इलाज ना करें। जी जी। अब थोड़ा हम बेसिक्स पे बात करना चाहते हैं सर। पिंपल्स पे तो हमने लंबी बात की कि अपना स्किन टाइप पहचान करके कैसे हम अपने लिए एक बेहतर या बेस्ट प्रोडक्ट मार्केट से ले सकते हैं। तो पहले हमें बताइए बेसिक कि अपना स्किन टाइप कैसे कोई पहचान सकता है घर बैठे। देखिए ये एक बड़ा वेग क्वेश्चन है, स्किन टाइप पहचानना। मुझे नहीं पता ये कहाँ से ये चीज़ आया, क्योंकि मेडिकल साइंस में जब हम लोग पढ़ते रहे उस समय जो हमारे स्किन टाइप को पहचानने का जो बताया गया तरीका वो इससे बिल्कुल मेल नहीं खाता है। हम लोग फिशपैट्रिक टाइप से स्किन को देखते हैं। अच्छा। जैसे यूरोपियन स्किन, इंडियन स्किन, अफ्रीकन स्किन, हमारी ट्रीटमेंट कैटेगरी उस पर डिसाइड होती है। अभी जो मैं देख रहा हूँ सोशल मीडिया में कि स्किन टाइप, तो मैं हमेशा कहता हूँ कि ये कैसे हो आप डिफाइन कर सकते हैं। अभी गर्मी है, कुछ दिनों पे जाड़ा हो जाएगा, हो सकता है गर्मी में आपका स्किन ऑयली है, बरसात में ह्यूमिड है, जाड़े में ड्राई कर गया। तो मौसम के हिसाब से हमारा स्किन बदलता है। टीनेज है, आपका स्किन ऑयली होगा कि हाइपर प्रोडक्शन ऑफ सीबम है। आप एडल्टहुड में जाते हैं आपका स्किन ड्राई होने लगता है, आप बूढ़े होते हैं आपका स्किन और ड्राई हो जाता है। तो आप एक सिंपल मेथड से आप अपने स्किन टाइप को नहीं पहचान सकते। देयर इज सम कॉम्प्लेक्स थिंग। हाँ, अगर आप बेसिक अगर आप मानना चाहते हैं तो जो चल रहा है टी जोन जो यहाँ हमारी सीबेसियस ग्लैंड हाइपर एक्टिव रहती है, यहाँ अगर आपको ऑयल का फील ज़्यादा हो रहा है तो हाँ ऑफ कोर्स आपका स्किन जो है ऑयली है। इधर चिपचिपाहट लग रहा है तो हाँ ऑयली है। लेकिन ये कोई बहुत अच्छा मेथड नहीं है जज करने का कि आपकी स्किन ऑयली है कि आपकी स्किन ड्राई है, क्योंकि उस समय के साथ बदल रहा है, मौसम के साथ बदल रहा है, उम्र के साथ बदल रहा है। फिर भी अगर यूज करना चाहते हैं, अगर आप यंग हैं, एडोलेसेंट हैं, पिंपल्स हो रहे हैं तो ऑयली स्किन। अगर गर्मी के मौसम में आपके चेहरे में यहाँ पर लाल दाग और है तो हाँ ये ड्राई और सिबोरिक स्किन है। अच्छा। इसको हम लोग ऐसे जज करते हैं। हाँ, पर इसका कोई ऐसा नहीं है कि आप इसको मतलब कोई फिक्स नहीं है। मौसम के हिसाब से यूनिफॉर्म नहीं है, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। जाड़ा आ रहा है अभी स्किन ड्राई होगी, सबकी होगी ड्राई। जी। एक और सवाल जो है सर हम समझना चाहते हैं कि सीरम को खूब प्रचलित किया जा रहा है, उस पर खूब चर्चा हो रही है कि सीरम हम कौन सा लगाएं। तो क्या सीरम लगाना ज़रूरी है? क्योंकि जैसा आपने शुरू में भी कहा कि बेसिक स्किन केयर में हमने क्लीन किया, मॉइस्चराइज किया एंड हमने सनस्क्रीन लगाया, लेकिन सीरम की क्या उपयोगिता है? देखिए आजकल जो सीरम मार्केट में बिक रहे हैं उसमें एक्टिव इंग्रेडिएंट्स यूज हो रहे हैं, यानी जो भी मॉलिक्यूल कुछ वर्क करते हैं। अच्छा। तो यानी जिनका भी वर्क होगा यानी इफेक्ट होगा तो साइड इफेक्ट भी थोड़ा साथ लेके चलेंगे। इसीलिए आपको जज करना ये जरूरी है कि आप किस लिए यूज कर रहे हैं। सपोज फॉर द एग्जांपल हम विटामिन सी की बात करें, बहुत सारा प्रचलन कि विटामिन सी हम लगा रहे हैं। विटामिन सी इज फॉर पिगमेंटेशन। अच्छा। बट विटामिन सी में देखा गया है कि वो एक्ने प्रोन स्किन में वो पिंपल्स को बढ़ा देता है। अच्छा। हम लोग यूज करते बट कुछ देख समझ के यूज करते हैं। तो ऐसे समझना है कि विटामिन सी पिंपल्स को लाता है, तो अगर कोई पेशेंट एक्ने का और विटामिन सी यूज करेंगे तो उनके एक्ने को बढ़ा देगा। दूसरा मॉलिक्यूल हम रेटिनॉल की बात कर रहे हैं या रेटिनॉल की बात करते हैं, जनरली हम लोग एज ए एंटी एजिंग यूज कर रहे हैं। यंग पेशेंट यूज कर सकते हैं, एडोलेसेंट पेशेंट यूज कर सकते हैं, बट हमारा मानना है हमेशा कि इन तरह का चीज़ों का या इस तरह का ड्रग का 18 साल के बाद ही आप यूज करें। कुछ बेसिक मॉलिक्यूल्स आते हैं जैसे कोजिक एसिड, नियाफास, ये एजेलिक एसिड, ये थोड़ा सेफर मॉलिक्यूल है, यू कैन यूज इट। बट एक्टिव इंग्रेडिएंट्स में हमेशा आप समझ करके ही लगाएं, क्योंकि अगर वो इफेक्ट दे रहा है तो साइड इफेक्ट भी साथ में है। जी जी। एक और बहुत कॉमन टर्म हम खूब सुन रहे हैं सर, सैलिसिलिक एसिड एंड हाइलुरोनिक एसिड, इसके बारे में भी बताइए क्योंकि ये खूब सिरम्स में आजकल मिल रहा है। बिल्कुल। सैलिसिलिक एसिड हम लोग बहुत समय पहले से यूज कर रहे हैं, बट जिस परसेंटेज पे हम लोग यूज करते हैं केमिकल पिल में वो 30% होता है। कुछ अन्य बीमारियों में यूज करते हैं हम लोग 6 to 12% यूज करते हैं। मार्केट में जो भी बिक रहा है वो 2 से 3% पे यूज हो रहा है।
और ज़्यादातर उनको प्रचलन किया जा रहा है पिंपल्स या एक्ने प्रोन स्किन के लिए। कई बार बट नॉर्मल स्किन में भी ये ड्राइनेस कर सकते हैं। तो हाँ, 2 से 3% पर एक्ने प्रोन स्किन पर आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर ज़्यादा ड्राइनेस हो तो आप इसका इस्तेमाल ना करें। जहाँ तक रही हाइलुरोनिक एसिड के बात में, ये हमारे स्किन का नॉर्मल इंग्रेडिएंट है, वो हमारे स्किन के लिपिड लेयर पे मिलता है। ठीक है। जनरली जो हम लोग ट्रीटमेंट में करते हैं उसको इंजेक्शन के थ्रू एंटी एजिंग के रूप में यूज करते हैं, बट ये डॉक्टर्स यूज करते हैं। एज ए टॉपिकल एजेंट ये आपके स्किन को मॉइस्चराइज करते हैं। तो हाँ, आप एज ए मॉइस्चराइजर इसका इस्तेमाल आप कर सकते हैं, इसमें कहीं से कोई दिक्कत नहीं है। यू कैन यूज इट। सर, एक आखिरी सवाल आपसे जानना चाहते हैं कि जैसा कि आपने कहा कि खान पान का अच्छा होना बहुत ज़रूरी है, तो किस तरीके का खान पान और किस तरीके की जीवन शैली होनी चाहिए ताकि स्किन ग्लो करे? ये सवाल देखिए, सबसे पहली बात है कि हम जो भी खाते हैं, मैंने पहले ही बताया कि जैसा आप खाएगा आपका स्किन वैसे ही दिखेगा। स्किन ही नहीं, आपका पूरा हेल्थ है। आप खूब सारा लिपिड, खूब सारा फैटी चीज़ खाएगा, आपका लीवर भी जाएगा, आपका स्किन भी जाएगा। तो हाँ, हमेशा खाने पीने में हम अपने पेशेंट को सीधा समझाते हैं, बाजार में जो चमकीली चीज़ें मिल रही हैं वो मत खाएं। ठीक है। फल फ्रूट में जितनी चमकीली चीज़ें हैं वो खाएं। इसका मतलब है जितना ग्रीन वेजिटेबल्स है, जितना आपका चमकीला फल है, जैसे सेब, नारंगी, खीरा, ककड़ी, पपीता, आप बिल्कुल खाएं। बाजार में मिलने वाली जितनी रंगीन चीज़ें, आर्टिफिशियल चीज़ें, जैसे चाउमीन में जो सॉस पड़ रहा है, छनी तेल वाली चीज़ें, अभी तो मुझे नहीं लगता कि एक तेल पे कोई समोसा छनता होगा। बिल्कुल नहीं। वो 4 तेल पे वो क्या बनता है, वो ट्रांस फैटी एसिड। तो हाँ, वो बिल्कुल दुष्प्रभाव, और केवल त्वचा पे नहीं, ओवरऑल हेल्थ पे जितनी सारी आज के ज़माने में हम लोग हार्मोनल बीमारियां देख रही है, दिस इज ड्यू टू खान पान। हमारा खान पान अच्छा नहीं है तभी नहीं। तो आप हमेशा अपने खान पान में नेचुरल चीज़ों को बढ़ाएं। आप नेचुरल चीज़ें में कुछ भी, आप अगर सपोज कोई नेचुरल चीज़ हम ज़्यादा खा लिए, बॉडी हमारा बड़ा बढ़िया है, वो उसको हटा देगा। लेकिन अगर आप आर्टिफिशियल ले रहे, बॉडी उसके लिए नहीं बना है, तो बाजार की चीज़ें नहीं खाना है। ग्रीन वेजिटेबल्स, घर की बनी हुई चीज़ें, कम तेल में पकी हुई चीज़ें, खूब सारा पानी, आप ये अपने भोजन में शामिल करें। सिंपल। जी। सर, आप हमारे कार्यक्रम में आए, हमारे दर्शकों को आपने इतनी अच्छी जानकारी दी, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो दर्शकों, अभी हमारे साथ कार्यक्रम में जुड़े थे डॉक्टर पुनकेश कुमार, जो कंसल्टेंट डर्मेटोलॉजिस्ट हैं, शहर के जाने माने डर्मेटोलॉजिस्ट हैं, और वो आपको इस बारे में ज़्यादा बेहतर तरीके से आज बता पाए होंगे कि मुहासे की समस्या क्या है, ये क्यों होती है, उपचार कैसे किया जा सकता है। इन तमाम चीज़ों को आज हमने इस कार्यक्रम के माध्यम से जाना। तो अगली बार हम फिर से एक और नए विषय और एक और नए विशेषज्ञ के साथ आएंगे। तब तक के लिए आप देखते रहिए DD बिहार। नमस्कार।